100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। निर्मला सीतारमन जी का ये जो कहना है कि आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, ये मोदी जी तो चाय वाले के बेटे थे, ठीक है। नितिन गडकरी की तो कूलर की दुकान थी, कूलर बनाते थे। राजनाथ सिंह के किसान घर से आते हैं, तो इनके पास में दैट काइंड ऑफ मनी है क्या? और वो कहां से आई है दैट काइंड ऑफ मनी? ये भी निर्मला सीतारमन जी जरा बता दें। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। तो जिस तरीके के कार्य अभी ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इसमें मुख्य सूत्रधार तो निर्मला सीतारमन ही है। 74-75 में इमरजेंसी लगी थी, तब उस टाइम में क्या जो विपक्षी दल के लोग थे, क्या जयप्रकाश नारायण के पास में पैसे थे? उस टाइम के दौर में जो लीडर्स उभरे, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, मुलायम सिंह यादव हो, चौधरी चरण सिंह हो, इन लोग के पास में पैसे थे? जॉर्ज फर्नांडिस जैसा कदावर लीडर उभरा उस टाइम में, क्या जॉर्ज फर्नांडिस के पास में पैसे थे? उस टाइम में चंद्रशेखर जैसा एक साहसी जवान उत्पन्न हुआ जो बाद में प्रधानमंत्री भी बना, क्या उसके पास में पैसे थे? तो बार बार आप ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए कि हमारा अकाउंट सी, सबको मालूम है कि आप जिन लोगों को आपने इतने दिनों तक मीडिया के सामने रखा, जो आपकी वॉइस बने पार्टी के, आज जब समय है, जब आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, जब आपके पास में पैसे नहीं है, तो एटलीस्ट जो चेहरे रिकॉग्नाइज कर रही है पब्लिक, उनको लड़ने के लिए उतारिए मैदान में। अरे हारेंगे तो हारेंगे यार। नमस्कार, मैं प्राप्ति बैनर्जी अर्थ सत्य के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। ज्यादा इधर-उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन सिंह जी, जो राजनीतिक मामलों पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। राजीव जी, आपसे निवेदन है कि मेरा सवाल थोड़ा धैर्य से सुनिएगा, थोड़ा लंबा है। अभी फिर हाल-फिलहाल में निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक फंक्शन में एक स्टेटमेंट दिया, उनसे पूछा गया कि वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही हैं। तो उनका कहना था कि आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, मतलब मेरे पास उस तरीके का पैसा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ सकूँ। तो पहला सवाल तो ये है कि ये किस तरीके का पैसा है, जो कि निर्मला सीतारमन के पास नहीं है, पर नरेंद्र मोदी के पास है, अमित शाह के पास है, नितिन गडकरी के पास है, राजनाथ सिंह के पास है और उन तमाम भाजपा के नेताओं के पास है, जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या निर्मला सीतारमन जी ये बताना चाहती हैं कि वही निर्मल है और बाकी जो हैं उनके पास उस तरीके का पैसा है, जिस तरीके का पैसा इनके पास नहीं रहता है? तीसरा सवाल ये है कि क्या जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनकी मिनिस्ट्री के मातहत ईडी, डीआरआई, सीबीडीटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिन्होंने इतने परिश्रम किए कि जिनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप भाजपा को इतना प्यार मिला कि इतने चंदे मिले, लोगों का जो प्यार उमड़-उमड़ के भाजपा के प्रति आया है, वो इनके प्रेम पत्रों के द्वारा ही आया है, इनके अथक परिश्रम के द्वारा आया है, ईडी, डीआरआई जैसे डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो क्या निर्मला सीतारमन ये कहना चाहती है कि देखिए मेरी ही मिनिस्ट्री ने इतनी मेहनत की, पर उस तरीके का पैसा मुझे ही इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो आप इस इंसिडेंट को इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, ठीक है। तो ये वही बात है। 5 साल 6 साल ईडी, डीआरआई, इनकम टैक्स, सीबीडीटी, इनके आतंक में और इनके डर के कारण जो सडनली एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं, उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के प्रति अपनी आसक्ति प्रदर्शित की है, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ अपनी भक्ति जो है, भक्ति का अर्जन किया है, उससे तो ये लगता नहीं है कि इनके पास में इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे का किसी भी तरीके का अभाव हो। जब ये स्टेटमेंट आया, मैं देख भी रहा था, और पहला ही सवाल जो मेरे दिमाग में कौंधा वो ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट काइंड ऑफ मनी। मुझे लगा कि शायद जो इनसे सवाल कर रहे हैं एंकर लोग, वो एंकर इनसे बोलेंगे
कि मैडम व्हाट डू यू मीन बाय दैट काइंड ऑफ मनी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। पर जैसे कि इंडिया के टीवी जगत का पिछले हम 5-10 साल में देख रहे प्रदर्शन कि एक क्वेश्चन पूछने के बाद में इनका साहस नहीं होता कि फॉलो अप कोई क्वेश्चन पूछे। ये क्वेश्चन पूछते उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के वक्ता कुछ भी बोल के चले जाते हैं और कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं होता है। तो पूरा का पूरा स्टेज एक ड्रामा किया जाता है बेसिकली इंटरव्यूज के नाम, है ना? मैं तो पत्रकार हूँ, 22 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। वो तो समझ में आ जाता है मेरे को क्वेश्चन आंसर से ही कि कहाँ ड्रामेबाजी चल रही है और कहाँ वास्तविकता में पत्रकारिता या किसी तरीके के कठिन सवाल द्वारा जवाब ढूंढने का प्रयास हो रहा है। निर्मला सीतारमन जी का ये जो कहना है कि आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, ये भाजपा के अपने ही दूसरे सहयोगियों को उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि जो लीडर्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे गडकरी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, इन लोगों के पास में आप क्या समझ रही हैं कि मोदी जी तो चाय वाले के बेटे थे, ठीक है? नितिन गडकरी की तो कूलर की दुकान थी, कूलर बनाते थे। राजनाथ सिंह के किसान घर से आते हैं। तो इनके पास में दैट काइंड ऑफ मनी है क्या? और वो कहां से आई है दैट काइंड ऑफ मनी? ये भी निर्मला सीतारमन जी जरा बता दें। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। ये तो नोन सोर्स ऑफ इनकम है। तो आप समझिए कि 18,000 करोड़ में क्या पार्टी आपको कुछ करोड़ नहीं देगी इलेक्शन लड़ने के लिए? 1 करोड़ की सीमा है मेरे ख्याल से, 95 लाख या 1 करोड़, उससे ज्यादा आप नहीं पैसा खर्च कर सकते। तो आप तो इलेक्शन कमीशन के उसके जो नियम है उस पे भी एक तरीके से जो है आप एक क्वेश्चन मार्क डाल दैट काइंड ऑफ मनी का जुमला जो है ये गढ़ के क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है ये अपने आप को पाक साफ निर्मल दिखाने के लिए ये कई बार ऐसी गलतियां और गड़बड़ियां कर जाते हैं कि जिसमें मतलब उनकी जग हंसाई होती है, परंतु लोग चूंकि उनसे मुंह पे नहीं जाके बोलते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई लोगों को क्या समझ में है, लोगों को बहुत बेवकूफ समझते हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे को आज ही एक मेरे किसी मित्र ने वीडियो भेजा था। जो पहला सवाल मेरे दिमाग में कौंधा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय दैट काइंड ऑफ मनी, यही सेम चीज प्रोफेसर अभय दुबे जो बहुत ही बड़े राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और विश्लेषण करते हैं वो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे और टीवी चैनल्स पे, उन्होंने भी उस कार्यक्रम में इंटरव्यू में यही कहा। तो इसका मतलब है जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे अभय दुबे सोच रहे, वैसे और हजारों लोग सोच होंगे, हो सकता है लाखों लोग सोच रहे, पर वो एंकर जो इनसे सवाल पूछ रहा था उसके दिमाग में ये बात नहीं आई, या दूसरे जो ऑडियंस में बैठे लोग थे उनके दिमाग में ये बात नहीं आई। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा कि देखिए जो 5 साल में ईडी, डीआरआई, सीबीडीटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो चारों फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, जो निर्मला सीतारमन को रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये उसके ऑफिसर जो है जिस तरीके के गलत कार्य कर रहे हैं, इन गलत कार्यों का किसी भी तरीके से दायित्व क्या आने वाले दिनों में निर्मला सीतारमन पे नहीं पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है कि एनडीए की गवर्नमेंट यदि नहीं आती और इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आती है तो क्या निर्मला सीतारमन बच जाएंगी? मेरे हिसाब से वो पहली मंत्री होंगी जिनके ऊपर में जांच बैठाई जाए, क्योंकि आप अपने आप को बहुत शुचिता में, बहुत पाक साफ और अपने आप को बहुत निर्मल बता रहे हो। आप उतने निर्मल हो नहीं, आप भी उस पाप में उतने ही भागीदार हो जितना कि पाप के भागीदार जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लोग ठहरा रहे हैं, क्योंकि ये सारी मिनिस्ट्री आपके अंडर में आती है और ये जिस तरीके से अपोजिशंस को खत्म कर रही है, परेशान कर रही है, इसमें आपकी भी बहुत बड़ी हामी है। यदि आपके अंदर स्पाइन रहता तो आप मना कर सकती थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में मिनिस्ट्री आती है, हम यहाँ से काम नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के अकाउंट जो है हम वो सीज नहीं करेंगे, हम 1800 करोड़ की पेनल्टी नहीं देंगे, हम इलेक्शन के बाद देंगे। 2 महीने में क्या कांग्रेस पार्टी भागे जा रही है क्या? कहां जा रही है कांग्रेस? आपने उनके अकाउंट सीज कर दिए, आपने उन पे पेनल्टी लगा दी, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। तो जिस तरीके के कार्य अभी ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इसमें मुख्य सूत्रधार तो निर्मला सीतारमन ही है।
क्योंकि ये सारे जो डिपार्टमेंट है इनके अंडर में काम कर। तो निर्मला सीतारमन तो इतनी आसानी से बचेंगी नहीं, वो भी अपना कैसे भी इमेज जो भी प्रेजेंट करना अपना इमेज बनाए, किंतु मूल बात ये है कि इलेक्शन लड़ने वाले लोगों को यदि आप दैट काइंड ऑफ मनी बोल के कटघरे में डाल रहे हो, तो वहां उसमें आपके अपने पार्टी के लोग भी आते हैं और आपके अपनी पार्टी के लोगों को बुला के आपसे पूछना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट काइंड ऑफ मनी। जी प्राप्ति जी। तो राजीव जी, कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि भई मुझे तो नहीं पता ये इनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है, ये कैसे मिनिस्टर बनी है, इनका मास बेस क्या है? क्या ये एक तरीके का बहाना है कि भई मतलब कुछ भी बोल दो? मतलब मुद्दे की बात ये है कि हमारी तो वो हैसियत ही नहीं है कि हम जनता के बीच में जाके उनसे वोट ला सकें। ये हैसियत नहीं है। वही बात है जो मैंने कहा कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली अचको, बात वही है कि आप हमेशा से बैकडोर से एंट्री मारते रहो राज्यसभा के। ठीक है, जनता के बीच में आके आपने कभी इलेक्शन लड़े नहीं, इसीलिए आपके अंदर इतनी एरोगेंसी है। जो लीडर जनता के बीच में जाते हैं वो विनम्र रहते हैं। आपने कहावत सुनी होगी ना कि जिस पेड़ में बहुत फल लगते हैं वो झुकता है। आपको किसी भी तरीके से निर्मला सीतारमण में जरा भी विनम्रता के भाव नजर आते हैं, उदंडता के भाव नजर आते हैं आपको, तो हर किसी को पूछेंगे हाँ व्हाट इज योर नेम, मतलब वो एकदम ऐसा सामने, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो उनका बॉडी लैंग्वेज से लेके उनके बोलने का तरीका आप देखिए, वो हमेशा अटैकिंग मुद्रा में रहते हैं। तो ये जो उदंडता जो है ये तभी आती है जब आप जनता को फेस नहीं करते। जिस दिन आप जनता के बीच में जाओगे ना, जनता आपको समझा देगी 2 मिनट। इसीलिए जनता को फेस नहीं करना चाहते। उनकी क्या कंस्टिट्यूएंसी है, मुझे अभी भी मेरे नागपुर के पत्रकार मित्र बताते हैं कि ये नागपुर आई थी, नितिन गडकरी जी जो है वो इनके गॉडफादर है पॉलिटिक्स में, वो इनको लेके आए पॉलिटिक्स में। ये नागपुर में आके निर्मला सीतारमन जी ने बोला था कि मैं पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहती हूँ, आप सर प्लीज मुझे मौका दीजिए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जेपी नड्डा जो आज की डेट में प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, ये हिमाचल में छोटी सी कंस्टिट्यूएंसी बिलासपुर, वहां के एमएलए हुआ करते थे। इनके भी गॉडफादर नितिन गडकरी हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में नितिन गडकरी लेके आए जेपी नड्डा, नेशनल पॉलिटिक्स में निर्मला सीतारमन को भी नितिन गडकरी लेके आए। और अब ये सारे लोग जो है आपको मालूम है नितिन गडकरी को अंगूठा दिखा के किस दूसरे खेमे में जाके बैठ गए। तो देखिए यही पॉलिटिक्स होता है। ऐसी केशु भाई पटेल और लाल कृष्ण आडवाणी को भी किराने लगा के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। बट कहने का अर्थ ये है कि इतने साल गडकरी साहब 2008 में बने थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, 15 साल हो गए, 15 साल पहले इनको मौका मिला था। इतने सालों में निर्मला सीतारमन अपने लिए कंस्टिट्यूएंसी नहीं बना पाई। 10 साल से वो कैबिनेट में है, कभी डिफेंस मिनिस्टर, कभी फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप सोचिए इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभालने के बाद भी यदि वो जनता को फेस नहीं करना चाह रही, तो इससे उनके कैरेक्टर का कितना बड़ा फ्लॉ नजर आता है, आप खुद ही उसका अनुमान लगा लीजिए। जी प्राप्ति। जी, राजीव जी, यहाँ पे तो हम बात भले ही निर्मला सीतारमन की कर रहे हैं, पर आप जो है क्योंकि वो भी स्पीकर के रूप में ही आई थी भाजपा में और इसी तरीके का एक कैरेक्टर मुझे कांग्रेस में भी दिखता है। इनफैक्ट क्या कांग्रेस में इस तरीके के बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं और मैं नाम लेकर बोलना चाहूँगी कि अभी जैसे सुप्रिया शेणत, पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत फुटेज खाई है। और उसके बाद जब मौका आया लड़ने का, तो कुछ भी उलूल-जुलूल मॉरल ग्राउंड दिखा के जो है इलेक्शन से उन्होंने मुँह मोड़ लिया, पीठ दिखा दी अपनी। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में भी इस ये जो है, ये भाजपा में तो कम है, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है इस तरीके का व्यवहार लोगों का। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। एपेक्स बॉडी कांग्रेस की उठा के देख लीजिए, एआईसीसी की है, आपको उसके अंदर में अधिकांशतः लीडर ऐसे नजर आएंगे जो इलेक्शन ना के बराबर लड़े हैं या जो आज लड़ना नहीं चाहते। एक्चुअल में देखिए आप, कांग्रेस जो है ये पार्टी, इट इज हाईजैक बाय ऑल द बैकरूम बॉयज। ये जनता के सामने फेस करने वाले लोग नहीं है।
ये पिछले दरवाजे से जो है पार्टी के अंदर गए और वहां जाके ठस गए, बैठ गए। ठीक है, जिस भी कारण से बैठे हो मालूम नहीं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी जिस शहर से मैं आता हूं, नागपुर, जहां मैंने अपने जीवन के 30 साल बिता दिए, हालांकि मैं बॉम्बे में काम करता हूं। नागपुर से एक लीडर है अविनाश पांडे, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अपेक्स बॉडी में है। ठीक है, इन्होंने जिंदगी में आज तक सिर्फ एक ही इलेक्शन लड़ा है 1984 में, वो भी विधानसभा का, लोकसभा का नहीं। कांग्रेस की लहर चल रही थी, इंदिरा गांधी की लहर चल रही थी, उसमें ये इलेक्शन जीत गए। ठीक है, उसके बाद आज 40 साल हो गए, 40 साल से उन्होंने एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा। और आज उत्तर प्रदेश जैसे सूबे को ये मतलब के प्रभारी बनाए गए, उसके पहले राजस्थान के प्रभारी। तो आपने एक ऐसे आदमी को मतलब ले जाके वहां बैठा दिया है जो सबका भाग्य विधाता बन गया है, जो खुद इलेक्शन के बैटल ग्राउंड में उतर नहीं रहा। आप सारे लीडर्स देखिए ना। अभी आपने फुटेज खाने की बात की, सुप्रिया श्रीनेतू, 5 साल में उनको बहुत मौके मिले। उन्होंने बोला कि हमारी पार्टी को गोदी मीडिया जो है प्रॉपर स्पेस नहीं देती है, पर आपको तो स्पेस मिला है ना। आप तो प्राइम टाइम पे रोज आए हो, 5 साल तक लगातार आए हो, तो एक ब्रांड सुप्रिया तो बन गया है, आपका फेस रिकॉग्नाइज हो गया है। लोग रिकॉग्निशन जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इलेक्शन लड़ने के लिए, लोग आपको जानने पहचानने लगे हैं, क्योंकि आपने बहुत दिलेरी दिखाई है। दिलेरी से आपने भाजपा के प्रवक्ताओं का मुकाबला किया है, और आप ही एक नेम हो जिसके अंदर हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी को आप छूट जो है, जो बोलना है बोल। बाकी तो भाजपा के अशोक गहलोत से लेके बड़े बड़े लीडर नहीं बोल पाते, वो आप बोल देते। पर जब इलेक्शन की बारी आई, तब आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़? आप ये फ्लिम्सी ग्राउंड पे इलेक्शन। जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी, वही जी प्राप्ति। मैं ये जानना चाहती थी कि भाई ऐसा क्या मॉरल उन्होंने, मतलब ऐसा ऐसा कौन-सी मोरालिटी उन्होंने खो दी? कंगना रनौत जैसी एक महिला को कुछ उल्टा-सीधा बोल के, जो खुद ही बदतमीज़ हैं, जिन्होंने बहुत मतलब एक तमाम दुनिया को उल्टा-सीधा बोला है। वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है। दूसरी बात है कि सुप्रिया शेर तो ये बोलती हैं कि भई ये तो मेरी गलती नहीं है, मेरे टीम में किसी ने किया है। और सबसे बड़ी बात ये है राजीव जी कि जहाँ पे आपके सामने वाला जो है वो मतलब ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वाली परिस्थिति उसने खड़ी कर दी है, भाजपा ने। आपके अकाउंट सीज़ हो गए हैं। मतलब आपको मालूम है कि आपके साथ सरासर ही गलत हो रहा है। कई चीज़ें तो इल्लीगल हो रही हैं। और वहाँ पे आप मोरालिटी के हाई ग्राउंड लेके बैठे हुए हो कि आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री ने जहाँ पे सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला, उन्होंने शशि थरूर की गर्ल पता नहीं क्या मिलियन डॉलर गर्लफ्रेंड या इस तरीके की कुछ बातें बोली। तो क्या वो मॉरल ग्राउंड लेके चुनाव से हट गए हैं? वो तो मॉरल ग्राउंड लेके चुनाव से नहीं हटे। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये तो मैं किसी भी तरीके से नहीं मान सकती कि ये कोई मॉरल ग्राउंड का मसला है। मसला ये है कि शायद इनमें भी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। पिछले चुनाव में इनको 75,000 वोट मिले थे, या शायद उससे भी कम मिले थे। और इससे शायद इनके जो कॉम्पिटिटर थे, जो पंकज जीते थे, चौधरी। उन्हें साढ़े पंकज 7 चौधरी। लाख वोट के आस-पास मिले थे। हम्म। तो मतलब आपको तो मालूम है। तो ये इस तरीके के जो स्वांग रचाना है जनता के सामने, ये कहाँ तक ठीक है? मतलब हम भाजपा को बहुत बुरा-भला बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे जिस जिस चीज़ को लेकर बोलना चाहिए, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई और पार्टी हो, मैं तो मतलब खुलेआम मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये इस तरीके की जो व्यवहार है, ये लोग देख रहे हैं। ये बहाने नहीं चलेंगे। आज राहुल गांधी खड़े होकर कह रहे हैं सबके सामने कि संविधान को बचाना है, और आप संविधान को बचाइए, और इनका तो आप विकल्प कहाँ दे रहे हैं? आप तो खुद ही अपने जो नेता है, उनको तो खुली छूट दे रहे हैं भागने की। वो तो मैदान छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं। कुछ ने बीजेपी जॉइन कर लिया, वो भी ठीक है, पर जो आपके साथ में है, वो भी तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। तो आप उनके साथ किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं? देखिए, आपका बोलना एकदम सही है प्राप्ति जी। अब आप देखिए, आप खड़गे जी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, भाई ये अगर कर्नाटका की किसी भी सीट से लड़ेंगे तो पूरे स्टेट पे उसका इफेक्ट जाए। कर्नाटका में इनकी गवर्नमेंट है, पूरे स्टेट में कांग्रेस को फायदा मिलेगा, बट उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया। अमेठी से आपके स्मृति ईरानी का नाम 3 हफ्ते पहले अनाउंस हुआ। राहुल गांधी ने अभी तक
अनाउंस नहीं किया कि वो वहां से लड़ेंगे। भाई लीड बाय एग्जाम्पल जब तक आप नहीं करोगे, आपके कैडर को आप पुनर्जीवित कैसे करोगे? सवाल ये है। और आप मतलब आप तो सिर्फ एक सुप्रिया श्रीनाथ जी को तो मैंने खुद ने पर्सनल मैसेज लिखा था कि मैं मतलब बहुत ज्यादा निराश हूं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ऑफिस से छुट्टी लेके, छुट्टी नहीं मिलेगी तो अपनी सैलरी कटवा के मैं छुट्टी लेके आपके लिए प्रचार करने के लिए आपके निर्वाचन क्षेत्र में जाऊंगा। और मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि कांग्रेस में ले दे के मैं एक उन्हीं को जानता हूँ, क्योंकि वो पत्रकार रहे, मैं भी पत्रकार हूं, तो इस कारण से मैं उनको जानता था। मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने मैसेज का मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, मुझे उसका भी दुख हुआ। तो कहने का अर्थ ये कि हम आपके बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, और आप जो है रणभेरी बज रही है और आप रणभूमि से पहले फरार हो जा रहे हो, तो आपके पीछे का कैडर देखेगा, बोलेगा भाई मेरे लीडर की ये हालत है तो मैं क्या लड़ाई लड़ूंगा। आप ये सोचिए कि 3 हफ्ते पहले स्मृति ईरानी का नाम घोषित हो गया, राहुल गांधी क्यों नहीं अभी तक कमेटी से उतरे हैं? सारा चैनल जो है, जितने भी यूट्यूब के चैनल है, सब मोरल बूस्ट कर रहे हैं उनका, सब ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस ने नाम अनाउंस नहीं किया, खड़गे जी ने अपना नाम अनाउंस नहीं किया। ये बार बार बोल रहे हैं हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, कि हमारे पास में पैसे नहीं है। आप बताइए प्राप्ति जी, जब 1974-75 में इमरजेंसी लगी थी, तब उस टाइम में क्या जो विपक्षी दल के लोग थे, क्या जयप्रकाश नारायण के पास में पैसे थे? उस टाइम के दौर में जो लीडर्स उभरे, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, मुलायम सिंह यादव हो, चौधरी चरण सिंह हो, इन लोग के पास में पैसे थे? जॉर्ज फर्नांडिस जैसा कदावर लीडर उभरा उस टाइम में, क्या जॉर्ज फर्नांडिस के पास में पैसे थे? उस टाइम में चंद्रशेखर जैसा एक साहसी जवान उत्पन्न हुआ, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बना, क्या उसके पास में पैसे थे? ये लोग पॉलिटिशियन से लीडर बने, इन्होंने उस टाइम के इमरजेंसी में अपने हिम्मत दिखाई, सिर्फ मुंह का बड़बोलापन नहीं दिखाया, उन्होंने हिम्मत दिखाई। उनके पास में पैसे नहीं थे, धन नहीं था, बल नहीं था। उस टाइम में जो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, वही उस टाइम में कांग्रेस की स्थिति थी। किंतु आज जो अघोषित आपातकाल है, इसमें कांग्रेस के लीडर जो जिस तरीके से चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस, आपके जेपी, मधुलिंगे, मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह, ये लोग जो लड़ाई लड़े थे, वो लड़ाई लड़ने का मादा गूदा हिम्मत खड़गे जी, सुप्रिया श्रीनाथ जी, ये लोग क्यों नहीं दिखा पा रहे? ये लोग क्यों नहीं मैदान में उतर के लड़? उनके पास तो कोई पैसे नहीं थे, बिना पैसे के वो मैदान में उतरे और लड़ाई लड़े और जीते, उन्होंने हटाया इंदिरा गांधी को। तो यदि आपको हराना है, तो बार बार आप ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए कि हमारा अकाउंट सील, सबको मालूम है कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। बट यही तो स्ट्रैटेजी रहती है कि आपका प्लान ए फेल हो गया, तो प्लान बी क्या आपके पास में? आप बार बार बोल रहे हो कि हमारा अकाउंट सीज हो गया पार्टी का, पर आपके जो पार्टी के अंदर में लीडर है, ये तो 60 साल से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तो क्या इनके पास में इलेक्शन लड़ने के पैसे नहीं है? दूसरी बात, आप ये हमने वो दौर भी देखा है जहां पे बिना पैसे के जो है लीडर बने। लालू के पास में क्या पैसे थे 1970s 1980s में? कोई पैसे नहीं थे, बने ना लालू प्रसाद यादव इतने बड़े लीडर। तो कहने का अर्थ ये है कि बार बार आपका ये कहना कि मीडिया नहीं है, मीडिया आपको नहीं दिखा रही है, पर आपके पास में प्लान भी हो ना। हमारे जैसे यूट्यूब चैनल, हम तो कोई पैसा नहीं लेते आपसे, हम तो बार बार आपको जी, दिखा रहे हैं, आपके पक्ष में जी, बोल रहे हैं। जी, मैं तो यहां तक अपील करना चाहूंगा सारे दर्शकों को जो ये देख रहे हैं, कि अपने एक दिन की सैलरी जो है आप डोनेट कीजिए इंडिया अलायंस को, उनके अकाउंट यदि सीज है तो। मैं भी अब 10,000, मेरा भी जो भी कुवत है, मैं भी अपनी एक दिन की सैलरी दूंगा। ठीक है, तो आप पता कीजिए कि भाई जो भी आपके इधर से इंडिया अलायंस का कंटेस्टेंट लड़ रहा है, आप उसको डोनेट कीजिए जाके पैसे की, भाई ठीक है लीजिए पैसे मुझसे, आपकी पार्टी के फंड सीज है तो। परंतु ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। आप पहले से ही जो है हारने के 100 बहाने ढूंढ ले, ये कदाचित उचित नहीं है। एटलीस्ट वो लोग, हमारे जैसे लोग, जो हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, भाई कल को यदि नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आती है, तो सिर्फ आपके साथ बुरा नहीं होगा, हमारी भी गर्दनें कटेंगी, क्योंकि हम तो खुल के आपके सामने लड़ रहे हैं ना। मैं हो गया, रवीश हो गया, गिरिजेश वशिष्ठ हो गए, ये सभी मेरे मित्र हैं। हम लोग लड़ रहे हैं ना खुल के आपके सामने। इस गवर्नमेंट के जो भी है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब मेन मीडिया नहीं कर रहा, उस टाइम पे हमारे जैसे फ्रिंज पे बैठे हुए लोग खुल के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपका तो कुछ बुरा नहीं होगा, हम तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। उसके बावजूद भी, हम सारी चीजों को समझने के बावजूद भी हिम्मत करके लड़ रहे हैं।
और ऐसे वक्त में यदि हमें पता चल रहा कि आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, तो फिर बाकियों का मनोबल कैसा रहे? जी प्राप्ति जी, आप कुछ कहना चाह रहे जी, वही मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जहाँ तक कांग्रेस का भी सवाल है, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सा बिहेवियर रहा है कांग्रेस का और मुझे ये लगता है कि आप रीजनल पार्टीज़ को देखिए, तो बहुत ज़्यादा भूख है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है उनमें और बहुत ज़्यादा जज़्बा है जो मतलब टक्कर देने का। आप तृणमूल देख लीजिए, आप तमिलनाडु में देख लीजिए, आप को देख लीजिए, जो हैं? नेशनल पार्टी है, जो मतलब एकमेव ऐसी नई नेशनल पार्टी उभर के आई है, जो मतलब जिस जज़्बे के साथ वो सामना कर रहे हैं, उनके खुद के लीडर जो है जेल में हैं, उसके बाद भी वो जिस तरीके से डील कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो उनसे कुछ सीखना चाहिए और मुझे तो अ, लगता है कि मिली-जुली सरकार ही आनी चाहिए नेक्स्ट टाइम क्योंकि कोई भी एक पार्टी या कोई भी एक लीडर जब बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसका डेमोक्रेसी पे कितना गहरा बुरा असर पड़ता है, वो हम आज भी देख रहे हैं और हमसे पहले की जनरेशन में भी ने भी देखा था इमरजेंसी के समय। तो हमें इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। सीख लेनी चाहिए और कांग्रेस को देखिए बहुत सारे बदलाव अंदरूनी करने की जरूरत है। ये बैकरूम बॉयज ने जो पार्टी हाईजैक कर ली है ना, जिन्हों जो अब बताइए जयराम रमेश जी की कौन सी कंस्टिट्यूंसी है भाई, कहाँ से लड़ने वाले हैं वो? इस बारे में हमें बताया जाए। कर्नाटक में तो अब सत्ता आ गई है कांग्रेस की, भाई आप कंस्टिट्यूंसी डिसाइड कर लीजिए और लड़ लीजिए। पवन खेड़ा जी, आप डिसाइड कर लीजिए, दिल्ली में है आप तो लड़ लीजिए, 3 सीटें मिली है आपको। सुप्रिया श्रीनेट जी लड़ लीजिए। तो ये जितने लोग, अविनाश पांडे जी लड़ लीजिए। आप देखिए एक लीडर उभरा था सिर्फ इतने दिनों में कांग्रेस के अंदर, कन्हैया कुमार, इसको ये लोग अकोमोडेट नहीं कर पाए। अगर भाई मान लीजिए बिहार से नहीं हो पा रहा, बेगूसराय से, तो आपने क्यों नहीं मनोज तिवारी के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया इनको पूर्वी दिल्ली से, उत्तर पूर्वी दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आप लड़वा सकते थे, क्यों नहीं दिया आपने टिकट, या अभी तक नाम की घोषणा क्यों नहीं की? तो ये जो है, आप जिन लोगों को आपने इतने दिनों तक मीडिया के सामने रखा, जो आपकी वॉइस बने पार्टी की, आज जब समय है, जब आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, जब आपके पास में पैसे नहीं है, तो एटलीस्ट जो चेहरे रिकॉग्नाइज कर रही है पब्लिक, उनको लड़ने के लिए उतारिए मैदान में। अरे हारेंगे तो हारेंगे यार, युद्ध में हार जीत होती है, चुनाव में हार जीत होती है, पर लड़ने के लिए तो सामने आने की जरूरत है ना, वो भी आप करने के लिए तैयार नहीं है। तो हंगर की जरूरत है, भूख की जरूरत है, ये बैकरूम बॉयज जो है इनको हटाने की जरूरत है, और ऐसे लोग जिनके अंदर हिम्मत है, क्षमता है, टैलेंट है और लड़ने का कूदा और मादा है, उन लोगों को कांग्रेस को अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है। नहीं ये बदलाव करेंगे तो ठीक है, ये अगर चुनाव आप लोग जीत भी गए तो इसमें कांग्रेस का कोई बड़प्पन नहीं होगा। जनता हमारी जैसी जो त्रस्त तक परेशान है, उसने इनको हटाया। पर आप इस बार आ जाओगे, फिर 5 साल बाद आपको भगा देंगे लोग, क्योंकि जब तक आपको अंदर खुद के अंदर हंगर हिम्मत नहीं होगी, और जब आप अपने अंदर से एक बड़ा लीडर नहीं दोगे, देखिए राहुल गांधी को ही आप सिर्फ हमेशा प्रोजेक्ट करते रहोगे, तो वो भी बैड स्ट्रैटेजी है। जैसे नरेंद्र मोदी को ये करना, एक बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे छोटे पेड़ कोई पनप ही नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी भाजपा के साथ वही हो रहा है, वही आप कांग्रेस में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो ये दो इमेजेस बना रहे हैं आप, वो ये बड़े ही ये प्रतिबिंब बनाने के खेल में जो है, यदि आप फंस गए तो ये देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। कांग्रेस को अभी जरूरत है हर प्रदेश में 5 बड़े लीडर्स डेवलप, बहुत जरूरी है। और जवान नौजवान, आपने कितने एनएसयूआई के लीडर्स को दिया? कन्हैया तो एनएसयूआई का लीडर था। आपने युवा कांग्रेस के कितने लोगों को उतारा है मैदान में? भाई इस देश की 65% आबादी 40 साल के नीचे है, 45 साल के नीचे है, 60% पॉपुलेशन 45 ईयर्स के नीचे है। आपने कितने 45 ईयर्स के नीचे के लोगों को दिया है टिकट? तो बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब इनको ढूंढने की, और यदि पार्टी को सशक्त करना है तो उसमें अमल करने की जरूरत है। जी प्राप्त। जी, राजीव जी यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने शुरू किया था निर्मला सीतारमण से और हम कांग्रेस पर पहुँच गए। हालाँकि मुझे ये लगता है कि यही हमारे चैनल की खूबी है कि हम किसी एक को पकड़ के क्रिटिसाइज़ करना ये तरीका मुझे नहीं लगता कि ठीक है। जिसका जो सही है वो सही है, जिसका जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो। अभी बस यही लगता है कि एक समय ऐसा आ गया है कि इतिहास रचा जा रहा है।
ये इतिहास चाहे भारत के लिए बहुत अच्छा होगा या बुरा होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर ये समय वाक़ई में ऐसा है कि ये इतिहास रचा जा रहा है। और इस समय जिस तरीके से लोग जो जो पब्लिक में हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जिस तरीके का उनका व्यवहार है, जिस तरीके से वो इतिहास में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये समय उनको याद रखे। ये समय उनकी कायरता और उनके साहस दोनों को याद रखेगा। जिस तरीके से आज भी जयप्रकाश नारायण को लोग याद रखते हैं। उन्होंने आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि जयप्रकाश नारायण जो है मैदान छोड़कर भागे। तो आप अगर उस तरीके का एक कद रखते हैं, तब तो आप चुनाव मत लड़िए, नहीं तो अपना साहस दिखाइए। चाहे आप निर्मला सीतारमण हो, चाहे आप सुप्रिया सेनत हो। ये इतिहास आपको याद रखेगा। आज का समय आपको याद रखे ना। यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत खूब।